नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज एक नया चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम क्या है? उस चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। सो आइए शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स को। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ द रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। भाई दोस्तों, आपने क्लास के अंदर एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक देखे थे। नंबर 1 क्या था जी? थर्मोडायनेमिक्स। और दूसरा क्या था जी? केमिकल इक्विलिब्रियम। अब दोस्तों, ये काइनेटिक्स भी लगभग उसी ढर्रे का एक चैप्टर है। ऐसा क्यों है? आइए आपको समझाते हैं। क्या इन तीनों में एक रिलेशन है और कैसे ये चीज होगी? आइए, एक मिनट बेटा। चलिए। सो बच्चों, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। कोई भी रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती है। इस बात को हमने पढ़ा था कहां पर भला? थर्मोडायनामिक्स में। थर्मोडायनामिक्स ये बताता था फीजिबिलिटी, भाई हो भी सकता है या नहीं। फीजिबिलिटी था ना वहां पर, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और इसके बाद हमने देखा था इक्विलिब्रियम। भाई इस चैप्टर के अंदर क्या कहानी थी? यहां ये था कि चलिए आपका रिएक्शन तो पॉसिबल हो गया, लेकिन हर रिएक्शन का एक स्टैटिक पॉइंट आता है। जब वो होना शुरू होता है रिएक्शन, तो धीरे धीरे एक स्टैटिक पॉइंट आता है जहां से वो बैकवर्ड डायरेक्शन जब शुरू हो चुकी होती है, दोनों की रेट बराबर हो जाती है, वही इक्विलिब्रियम होता है। तो दोस्तों, उस पॉइंट तक पहुंचने में हमें लगता है कि प्रोसेस अब स्टॉप हो गया, बट उस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा और क्या चीज है, और कितना हो चुकी रिएक्शन, वो एक्सटेंट है, और कितना टाइम लगेगा, वो हमारा आज का टॉपिक है, काइनेटिक्स। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो दोस्तों, आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम इसकी करेंगे। अब जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो ये है हमारा काइनेटिक्स। आई होप मेरी बात बड़ी क्लियरिटी से समझ में आ गई होगी। भाई थर्मोडायनेमिक्स ये बताएगा कि क्या ये रिएक्शन हो सकती है। इक्विलिब्रियम ये बताएगा कहां तक पहुंच चुकी है, एक्सटेंट। और काइनेटिक्स आपको बताएगा भैया रेट क्या है। ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। भाई मान लीजिए आप कोई कंपटीशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं। पहली बात तो ये बहुत जरूरी है कि क्या आप फीजिबिलिटी है इस चीज की कि आप डॉक्टर बन जाएंगे। पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर आप इस काबिल हैं तो एक्सटेंट कहां तक आपकी आ गई है, मतलब आप जो पूरा पाथ है आपको जो फॉलो करना है, जो कवर करना है, उसमें अभी तक आप कहां पहुंच चुके हो। तो पहले सवाल का जवाब तो ये हो गया बेटा, थर्मोडायनेमिक्स, कि आप कितना हीट, कितना चीजें, प्रेशर ले सकते हो, हीट ले सकते हो, वो उसका जवाब हो गया। और कितनी देर तक आप स्टैटिक पोजीशन में बैठ के पढ़ सकते हो, वो इक्विलिब्रियम हो गया। और आपकी रेट अभी क्या है। अब मान लीजिए आप बन तो सकते हैं, लेकिन जिस रेट से आप चल रहे हैं उस तरीके से आपका सिलेबस हो गया, या आपके क्वेश्चन हो गए, आपकी प्रैक्टिस हो गई, वो 5 साल में पूरे होंगे, तो इसका मतलब आपकी रेट तो 5 साल वाली चली गई। उसका मतलब तो आप बेकार हो गए। उसका मतलब वैसे तो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो बच्चों, अब यहाँ पर ये चीज जाननी बहुत जरूरी है कि भाई तीनों चीजों का हमारा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और हमें फिर उस हिसाब से रेट को कमती बढ़ती करना पड़ता है। अब बच्चों, यहाँ पर यानी केमिकल काइनेटिक्स में हम जो पढ़ने वाले हैं, जैसे मैंने आपको समझा भी दिया कि केमिकल काइनेटिक्स is the study of the rate of a chemical reaction। भाई कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करेंगे, किस फैक्टर से ये रेट बढ़ सकती है, किस फैक्टर से ये रेट कम हो सकती है। जो बढ़ाएंगे वो प्रमोटर हैं, जो रोकेंगे वो इनहिबिटर हैं। सिंपल सिंपल सी बातें हैं, कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। अब बच्चों, रिएक्शन किस टाइप की होती हैं? फास्ट रिएक्शन, बहुत स्लो रिएक्शन, और मॉडरेट रिएक्शन। भाई फास्ट तो बहुत एकदम से हम कह सकते हैं कि बहुत ही रैपिड रिएक्शन हो गई। रैपिड रिएक्शन का मतलब क्या हुआ दोस्तों? भाई
एकदम से स्टार्ट हुई, जैसे डिसोल्यूशन ऑफ, आपने देखा था सॉल्ट की बात थी, जो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है एकदम से हो जाएंगे। स्लो देखो तो मान लो पानी बनाना है, अब जैसे आप पेट्रोल को आग लगा रहे हो तो भी एक तरह से बहुत ज्यादा फास्ट सा प्रोसेस हो गया, बहुत फास्ट नहीं, नॉर्मल सा रहा लेकिन फिर भी फास्ट हो गया। ये डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट की बात यहाँ पर कर सकते हो। स्लो हो गया भैया, H2O बनाना है या नेचर में पेट्रोल बनना है, पेट्रोल की बर्निंग जो है वो बहुत से बहुत फास्ट हो सकती है। पेट्रोल का जो मैन्युफैक्चर है, पेट्रोलियम का जो बनना है, फॉसिल फ्यूल जिसको आप कहते हो, तो वो एक बहुत ही स्लो प्रोसेस हो गया। अब कार्बन 14 जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, आप सबको पता है, यहाँ इस चैप्टर के अंदर बात भी करेंगे बच्चों। कार्बन के बेसिकली कार्बन 12 और 13 और 14 ये तीन हम आइसोटोप देखते हैं। 12 तो बहुत कॉमनली है, 14 में 8 न्यूट्रॉन आ जाते हैं। उन 8 न्यूट्रॉन के आने की वजह से जो कार्बन 14 है वो रेडियो एक्टिव हो जाता है। तो अब मुद्दा ये है कि उसकी हाफ लाइफ तो लगभग 6000 साल के आसपास पहुंच जाती है। तो इतना ज्यादा अगर हम देखें, इतना बड़ा टाइम पीरियड, तो इसका मतलब बड़ा सीधा सा है। उस टाइम पीरियड के बेसिस पे हम डेटिंग करते हैं, कार्बन डेटिंग करते हैं, कैसे करेंगे वही इस चैप्टर में भी आप पढ़ेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम पढ़ देते हैं और बेसिकली हम बात करते हैं इन मॉडरेट रिएक्शंस की, जिनकी स्पीड को हम थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं। भाई बहुत फास्ट है वो भी हमारे बस की बाहर है, इस बहुत स्लो को पढ़ते पढ़ते हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो भैया हमें मॉडरेट रिएक्शंस को ही अंडरस्टैंड करना है। तो इस चैप्टर में हमारा जो पर्पस है वो मॉडरेट रिएक्शन को समझना है। मॉडरेट रिएक्शन कैसे हो गया भाई, N2 प्लस 3H2 goes to 2NH3। अब ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसके आप रिएक्शन मैकेनिज्म को समझ सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं कि कैसे इसका रिएक्शन मैकेनिज्म अपना फ्लो में चल रहा है। इन सब बातों को आप देखेंगे। तो काइनेटिक्स के अंदर हम ये सब बातें करने वाले हैं। तो बच्चों अब सबसे पहले हमारा ध्यान जाएगा कि भाई रेट ऑफ अ रिएक्शन क्या है। अब बच्चों एक रिएक्शन है A प्लस बी गोज टू C प्लस डी। ये दोनों आपके रिएक्टेंट हो गए, ये दोनों आपके प्रोडक्ट हो गए। बहुत सिंपल सा एक हिसाब किताब शुरू हुआ। किसी भी चीज की जब रेट निकालते हो तो उसका चेंज देखते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां भी क्या देखोगे, चेंज देखोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो टाइम के साथ कम होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगी। पर रिएक्शन जब चलेगी तो रिएक्टेंट टूटेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे, तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। इसी बात को हमें समझना है कि अब क्या होगा। तो हम जो रेट की बात कर रहे हैं वो प्रेडोमिनेटली हम बात कर रहे हैं चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। क्लियर बात समझ में आई बच्चों? इस रेट की बात हम कर रहे हैं। अब इसकी कंसंट्रेशन जो इनिशियल थी वो A1 थी, फाइनल जो थी वो A2 थी, तो A1 से A2 गया, तो हम ये कर सकते हैं A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1। अब बच्चों ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जो फाइनल कंसंट्रेशन थी वो कम थी। एक सेकंड थोड़ा पानी पी लो। हाँ, तो जो फाइनल कंसंट्रेशन थी वो इनिशियल से कम थी, क्योंकि ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट तो लगातार डिकम्पोज हो रहा है, तो इसकी जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो इनिशियल से कम है। और अगर ऐसा है तो ओवरऑल साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। वैसे अगर फ्यूचर में हायर पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव था और रेट को नेगेटिवली एक्सप्रेस नहीं करते इसलिए हम आगे नेगेटिव लगाते हैं, बट आप चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। कंसंट्रेशन को इस वाले डब्बे से डिनोट करते हैं
तो ये हमारी रेट हो गई विद रिस्पेक्ट टू आपका कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब बी वाली की बात करते हैं। अब देखो बेटा, सबके 1 1 मोल लिए हुए हैं। मान लो आप, मैं, हम सब एक कार में बैठ के जा रहे हैं। अब कार की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, तो बड़ा ऑब्वियस है कि हम सबकी स्पीड 100 पर किलोमीटर पर आवर चलेगी। नहीं, हम भी तो उसी कार में बैठे हैं। तो अगर एक रिएक्शन की हम बात करें, तो उस रिएक्शन में अगर पर्टिकुलरली हम रेट बात कर रहे हैं और रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की भी बात लगभग वैसी ही हो गई। क्योंकि यहां पर नेगेटिव साइन इसलिए लगा, भाई डिकम्पोजिशन हो रहा था, प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होगा तो वहां पर पॉजिटिव लगेगा, बिकॉज प्रोडक्ट की फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल से ज्यादा होगी। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये माइनस डी ए बाई डी टी, और ये बराबर रहेगा माइनस डी बी बाई डी टी, और ये बराबर रहेगा प्लस डी सी बाई डी टी, और ये बराबर रहेगा प्लस डी डी बाई डी टी। कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई दिक्कत आएगी। दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्रेस rate of a reaction, and that is why this is known as rate expression. This is how we can express rate of a chemical reaction. तो आपको मैं आधा मिनट या 1 मिनट दे रहा हूँ, उसको फटाफट नोट कीजिए। दिस इज हाउ, और मैंने जो समझाया है उसको अपने पॉइंट के हिसाब से नोट करो। चलिए, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब एक चीज सोचो बच्चों, अगर मुझे इस रिएक्शन की रेट देखनी है, अब इसका रेट एक्सप्रेशन मैं कैसे लिखूंगा? यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ 3 मोल है, यहाँ 2 मोल है। मुझे जो ये एक्सप्रेशन लिखना होता है, ये पर मोल होता है। कैसा होता है बच्चों? ये पर मोल। पर मोल तो हम देखते ही आ रहे हैं, चाहे वो एंथैल्पी थी वो पर मोल थी, यहाँ पर रेट की बात कर रहे हैं तो पर मोल की बात करेंगे। तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 ओवर dt माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 ओवर, अब क्योंकि मुझे पर मोल निकालना है, उसके 3 मोल के हिसाब से मुझे देखना है, तो नीचे करूंगा 3dt, क्योंकि ये 1 के मुकाबले 3 और 3 के मुकाबले 2 इस तरह चल रहा है। रेशो जो आ रहा है वो 1:3:2 का है। तो 1:1 करने के लिए मुझे इसको 3 से और इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। बहुत बहुत बड़ा चीज नहीं है, सिंपल सी ये चीज। तो रेट एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिएक्शन विल बी दिस। इस चीज को नोट करो। दिस इज योर रेट एक्सप्रेशन। अब वो आपसे खेल करता है, वो आपसे क्वेश्चन देता है, कहता है कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज दिस, फाइंड आउट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। उसने आपको ये दिया हुआ है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन पर मोल होती है। 3 को यहाँ ले जाओ, और जो निकालना है आपको वो ये है।
तो 3/2, और तो यहाँ पे इधर ले जाओगे क्योंकि ये वैल्यू दे रखे है, 2 यहाँ ले आओगे तो 2/3 ऑफ दिस विल बी दिस। इस तरह क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे, हम करेंगे, डोंट वरी। सो दिस इज योर रेट एक्सप्रेशन। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको पता होगा दो महान साइंटिस्ट आए थे, गल्डबर्ग एंड वाजे। भाई गल्डबर्ग एंड वाजे ने क्या दिया था? रेट लॉ दिया था दोस्तों। क्या दिया था बच्चों? रेट लॉ। भाई ये क्या चीज होती है? रेट लॉ क्या होती है? अभी तो सर आपने ऊपर रेट एक्सप्रेशन लिखवा दिया, ये क्या है? माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कुछ ऑब्जर्वेशन से इन दोनों साइंटिस्ट ने बात करी थी। अब एक चीज समझना, ये जो है ना स्कैंडिनेवियन कंट्रीज लाइक, जिनको हम बोलते हैं लाइक नॉर्वे, स्वीडन, इस तरफ प्योर साइंसेस का काफी अच्छा जोर रहा, आज भी है। प्योर साइंसेस में ये लोग काफी अच्छा आगे, प्योर साइंस मतलब जैसे आप बात कर रहे हैं एमबीबीएस करने की, या बच्चे बात करते हैं बीटेक करने की, तो जो एमबीबीएस और बीटेक वाली बात कर रहे हैं ये अप्लाइड साइंसेस की बात होगी एक तरह से। प्योर साइंसेस मतलब जब आप प्योर करते हैं, अभी तो इंडियन एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी चेंज हुई है, बट वैसे जैसे हमारे था तो उसमें जैसे हम बैचलर्स कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं तो हम प्योर साइंस की बात कर रहे हैं। लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो प्योर साइंसेस की बात हम वहां पर समझते हैं। तो गडबर्ग एंड वाजे साहब ने भी रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से हो सकती है उसकी बात करी। अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग में हम कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, बट इन्होंने कंसंट्रेशन पे ही बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी। इन्होंने कहा भैया कि रेट ऑफ द रिएक्शन is directly proportional to the concentration of the reactants। याद होगा इक्विलिब्रियम में यूज किया था, थोड़ा रिकैप कराते हैं क्या किया था, सबको ध्यान हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि रिएक्शन है ए टू बी वाली, उसकी बात कर रहे हैं। अब बच्चों इसकी बात हो गई, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गई, रेट कांस्टेंट लगना ही है। तो यार फॉरवर्ड की बात कर रहा हूँ तो ये हो गई, और रेट ऑफ बैकवर्ड की बात कर रहा हूँ तो ये हो गई। बैकवर्ड में रिएक्टेंट कौन हो जाएगा? बी। याद है ये तो करा था इक्विलिब्रियम में। और फिर आप लोगों ने क्या किया था, इक्विलिब्रियम क्या होता था, इक्विलिब्रियम का ये मेन फैक्टर आपको रिवाइज करा रहा हूँ। इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होता था जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होती थी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, वो था हमारा इक्विलिब्रियम। इन दोनों को बराबर कर दिया तो के एफ इंटू ए इज इक्वल टू के बी इंटू बी। के एफ अपॉन के बी, सिंपल। ये था ना कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसी को बोलते थे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक तरह से एफिशिएंसी है ना, आउटपुट ओवर इनपुट, क्यू इसलिए बोलते थे। खैर अभी हम इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ रहे, जिसको इक्विलिब्रियम पढ़ना होगा वो मेरे 11th वाले सेशंस में भी आ सकता है आराम से। सो ये हमने बात करी, फिलहाल हमारा पूरा ध्यान इस पे रहेगा। तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये गल्डबर्ग एंड वाजे साहब ने कहा। अब बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन सिर्फ कंसंट्रेशन ही तो है नहीं, और भी हैं। तो एक बार उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन उस पर भी डायरेक्ट आपके लिए आ जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले तो आपने पढ़ ही लिया, concentration, more the concentration better the rate of the reaction. Number 2, temperature. In most of the cases
अगर हम समझें तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट बढ़ सकती है, लेकिन अगर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो बैकवर्ड चली जाएगी। याद है ना ले शैटेलियर प्रिंसिपल। तो आपको जब रेट ऑफ रिएक्शन समझनी है तो एक चीज ध्यान रखना, ली शैटेलियर प्रिंसिपल का भी अपना एक रोल होता है, जो फॉरवर्ड बैकवर्ड की बात समझा रहा था, जो एक्सटेंड की बात बताता था। चैप्टर के शुरुआत में मैंने बताया फिजिकल केमिस्ट्री में 3 मेजर पार्ट हैं। थर्मोडायनामिक्स जो ये बताएगा कि भाई रिएक्शन हो भी सकती है या नहीं। इक्विलिब्रियम वो ये बताएगा कि भाई अगर हो रही है तो किस एक्सटेंट तक हो चुकी है या कितना एक्सटेंट अभी बाकी है। और फिर आता है काइनेटिक्स जो बताता है रेट, कितना टाइम अभी लग जाएगा इसको इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में। तो बच्चों टेम्परेचर एक अपना रोल प्ले करेगा, सरफेस एरिया अपना एक रोल प्ले करता है, वो पता ही आपको जितना एक्सपोजर रहेगा उतना बेटर रहेगी। अब आइए एक बात कैटालिस्ट, क्योंकि इस चैप्टर में कैटालिस्ट की बात बहुत ज्यादा होगी। कैटालिस्ट बच्चों क्या होता है? कैटालिस्ट होता है जो कि रिएक्शन रेट को अफेक्ट करता है। हम जनरली सोचते हैं कैटालिस्ट खाली रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। एक चीज ध्यान रखना, 2 तरह के कैटालिस्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव कैटालिस्ट जिसे हम कह सकते हैं प्रमोटर, जीन्स की बात ध्यान रखो, वहां प्रमोटर आता है, ऑपरेटर जीन आते हैं, है ना, लैक ऑपरेन मेथड है, आपने पढ़ा होगा जेनेटिक्स के अंदर। तो एक होता है प्रमोटर और एक होता है इनहिबिटर। एक तरह से ये टॉनिक हो गया और ये पॉइजन हो गया। हर रिएक्शन के अंदर हम 2 तरह के कैटालिस्ट देख सकते हैं, जो एक रिएक्शन रेट को बढ़ाएगा और एक कम करेगा। अब बच्चों कैटालिस्ट जो है, जैसे प्रमोटर बोला, नेगेटिव वाला मैंने एक तरह से इनहिबिटर बोल दिया। बायोलॉजी में इन्हीं को आप कह देते हो एंजाइम्स। एंजाइम्स आर नथिंग बट बायोकेमिकल कैटालिस्ट। कैटालिस्ट जो बायोकेमिकल क्यों बोला? क्योंकि भाई बायोलॉजी में है और एक इंटरलिंक है केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, तो ये बायोकेमिकल कैटालिस्ट होता है। इसमें तो क्लियर कट है ही, टॉनिक मैंने जो बोला था और पॉइजन मैंने जो बोला था वो इससे लेगा। साइनाइड एक पॉइजन है क्योंकि वो रिएक्शंस को, सिस्टम्स को ब्लॉक करता है। बच्चों ये हमारे कुछ मेजर फैक्टर अफेक्टिंग थे, है ना। अब हमने जो रेट कांस्टेंट देखा है, जरा आइए देखते हैं अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं। पहले एक छोटा सा रिकैप, फिर आगे बढ़ेंगे। हमने शुरुआत की दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने देखा कि भाई थर्मोडायनेमिक्स होता है जो बताता है कि रिएक्शन पॉसिबल है भी या नहीं। अगर हम बात करें स्पॉन्टेनिटी की, हम बात करें फिजिबिलिटी की, तो बताता है रिएक्शन पॉसिबल है भी या नहीं। इक्विलिब्रियम ने बताया था एक्सटेंट, रिएक्शन कहां तक आ चुकी है, कितना और बाकी है सफर तय करना। और काइनेटिक्स बताता है कि भाई सिंपल है जी, रेट कितनी है। अगर आप यहां तक पहुंचे और आपको आगे बढ़ना है और उस लिमिटेड स्टिपुलेटेड टाइम में बढ़ना है, तो आपकी रेट आपको बढ़ानी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी, ये आपको। स्टडी ऑफ रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, 3 टाइप की रिएक्शन होती हैं, फास्ट, स्लो एंड मॉडरेट। हम खाली मॉडरेट रिएक्शन को स्टडी करते हैं क्योंकि बाकी दोनों करने का फायदा ही नहीं कोई हमारा। रेट ऑफ द रिएक्शन हमने बात करी क्या होती है, कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगे, तो हमें समझ में आया। बेटा कंसंट्रेशन की बात कर लेते हैं। पर रेट निकालनी है गुरु, तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। कोई तो ऐसी चीज लो जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप चेंज दिखा सको, तो दिखा दी भैया, कंसंट्रेशन है, क्या दिक्कत है इसमें, सिंपल चल रहा है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ये हमारा रेट एक्सप्रेशन हो गया जी। दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्रेस द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। एक्सप्रेस कर रहे हैं इसलिए ये एक्सप्रेशन है। आगे बढ़ते हैं, फिर आ गए हम गडबर्गिन वास के रेट लॉ पे। रेट लॉ क्या होता है दोस्तों? सिंपल एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बता रहा है बिटवीन अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ द रिएक्शन। तो हमने वो भी लिख लिया, कोई दिक्कत हमें इसमें भी नहीं थी। ये मैंने थोड़ा इक्विलिब्रियम रिवाइज कराया था। और फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन देखे हैं।
और अब आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं रेट कांस्टेंट, जो हमने भी देखा था ना, रेट ये था R इज इक्वल टू के ए, के इज व्हाट माय रेट कांस्टेंट, तो R इज इक्वल टू के ए वेयर के इज माय रेट कांस्टेंट। तो बच्चों अब आगे देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट अब यहां पर ये रहेगा कि अब दो चीजें आएंगी जब हम काइनेटिक्स पढ़ेंगे। तो एक होगा मॉलिक्यूलैरिटी और एक होगा ऑर्डर। भाई बेसिकली दोनों साउंड सेम करेंगी, लेकिन क्या फर्क है बताता हूं। ये है सम ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज in an elementary reaction, और ये है sum of the power of sum of the power of the influencing reactant। भाई ये क्या चीज हुई, सम ऑफ द पावर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज, क्या मतलब हुआ, सम ऑफ द पावर ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब यहाँ एक जानने वाली बात है, इसमें एक चीज लिख लेना, इन्फ्लुएंशियल रिएक्टेंट्स, यानी भाई मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर में एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझ सकते हो, और वो छोटा सा एग्जांपल क्या है जरा समझना। भाई मान लीजिए क्रिकेट मैच शुरू हो रहा है और अब रोहित शर्मा और शिखर धवन ओपनिंग के लिए चले गए। अब आपको ये तो पता है कि दो बल्लेबाज बैटिंग करने गए हैं, तो सम ऑफ दी रिएक्टिंग स्पीशीज दो है। आफ्टर सम टाइम, भाई मैच अब ये एक बॉल को तो होता नहीं, मैच तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मतलब बहुत सारे ओवर चलेंगे। 10 ओवर के बाद स्कोर था लेट से 100 रन, और रोहित शर्मा जी के थे 95, और शिखर धवन को इतनी बैटिंग मिली नहीं, तो वो 4 रन पे खड़े हुए थे। अब अगर देखा जाए तो पूरे मैच को रोहित शर्मा कंट्रोल कर रहे हैं, यानी पूरे मैच की जो रेट है, जो पूरा उसका तरीका है, उसको रोहित शर्मा जी कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलरिटी तो दो लग रही थी, लेकिन वो तब लगती जब रिएक्शन एलिमेंट्री होती। अब पूरा जो है मैच है तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से भरा हुआ है, तो वहां मॉलिक्यूलरिटी कहना तो सही नहीं है, तो वहां हमने ऑर्डर कहा जाता है। सो ऑर्डर उसका बात करेगा, उसकी पावर होगी, उसकी कंसंट्रेशन की पावर होगी, जो रिएक्टेंट उस पर जबरदस्त इफेक्ट या इम्पैक्ट कर रहा होगा। तो अब जब तक मैच शुरू नहीं होगा तब तक हम ऑर्डर के बारे में नहीं बता सकते। वैसे ही ऑर्डर जो है एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। इसका मतलब बच्चों, आप थ्योरेटिकली ऑर्डर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक्सपेरिमेंटल डेटा ना हो। मॉलिक्यूलरिटी आपके पास एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 3 रेयर होती है। ऑर्डर पॉसिबल है, मतलब एक कॉन्सेप्चुअली पॉसिबल है। ऑर्डर फ्रैक्शन हो सकता है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बट मॉलिक्यूलरिटी आपकी 1 2 3 मैक्सिमम, अगर जाए मैक्सिमम 3 जाएगी। तो आप जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो ऑर्डर की रिएक्शन ज्यादा पढ़ेंगे, लाइक जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब जो रिएक्शन की रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रही। अब देखो बेटा, जो रेट होती है वो चेंज इन कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन में, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यानी उनकी जो कंसंट्रेशन चेंज हो रही है उस पर अगर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रही तो ये जीरो ऑर्डर है। देन फर्स्ट ऑर्डर, देन सेकेंड ऑर्डर, देन थर्ड ऑर्डर, इस तरीके से चला जाएगा।
सो बच्चों कॉन्सेप्ट यहाँ पर अब ये चल रहा है कि हमें अब निकालना है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, और फिर हम बात करेंगे डिफरेंट ऑर्डर की काइनेटिक्स के बारे में। तो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीरो ऑर्डर के लिए। अब बच्चों अगर जीरो ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं तो एक चीज समझना, भाई रेट क्या है, हमने देखा था ऊपर माइनस रेट को हमने ऐसे एक्सप्रेस किया था, दिस इज फ्रॉम रेट एक्सप्रेशन। और रेट क्या है, ये हमें गल्डबर्ग एंड वाजे साहब ने दिया था, तो ये हो गया रेट लॉ। तो अगर हम इन दोनों से बराबर करके चलें तो माइनस डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए, क्योंकि हमें इसकी यूनिट निकालनी है तो माइनस साइन का तो ऐसा का हम रोल नहीं ले रहे। अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड, और इसकी क्या होगी बेटा, मोल पर लीटर। बट यहाँ पर लग गया जीरो बिकॉज ये जीरो ऑर्डर है। तो ऑर्डर क्या होता है बेटा, सम ऑफ द पावर ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये इसकी जो पावर है वो जीरो हो जाएगी। किसी की पावर जीरो होती है तो वो क्या होता है, वन हो जाता है। तो ये तो वन हो जाएगा, पूरा का पूरा हट जाएगा। तो के की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो के की यूनिट है वो ये है। एक बार दोबारा देख लो, फॉर जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने रेट को दोनों को बराबर करा, रेट ये भी होती है और रेट ये भी होती है। डन है। सो बच्चों इन दोनों को फिर इक्वेट कर लो, इक्वेट करने पे क्या मिला, ये इसके बराबर हो गया। नौ मोल पर लीटर पर सेकंड तो इसकी यूनिट हुई, और के हुआ इसकी पावर जीरो बिकॉज ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये लो खत्म। तो ये जीरो पावर हुए तो ये मोल पर लीटर वाला जो कॉन्सेप्ट था, मोल पर लीटर वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये भी मोल पर लीटर था, ये मोल पर लीटर, दोनों कट गए। कट गए नहीं, जीरो थी ना पावर, हाँ तो कटे नहीं, यहाँ नहीं कटे, सॉरी हाँ। तो ये जीरो था तो ये तो वन हो गया ना बच्चे, मुझे तुमसे ऑर्डर वन का याद आ गया। तो ये वन हो गया, तो ये वन हो गया तो के बराबर हो गया इसके, सिंपल। बट अगर हम चले फर्स्ट ऑर्डर के लिए, अब यहाँ पर मेरे माइंड में एकदम से क्लिक किया कर गया, तो आइए फर्स्ट ऑर्डर के लिए चलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास बड़ा सिंपल सा एक लॉजिक है, कोई चलानी है कहानी, वही चीज चलाओ। अब यहां पर तो मोल पर लीटर है, यहां पर भी मोल पर लीटर है, इससे ये उड़ा दो, तो के की यूनिट क्या आ गई, पर सेकेंड। सो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ध्यान से देखिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन वाला मामला खत्म हो गया, तो फर्स्ट ऑर्डर की के की यूनिट आ गई पर सेकेंड। एक बार इन दोनों को फिर से कॉपी के ऊपर करो, एक मिनट दिया आपको, और फिर सेकेंड ऑर्डर सोचो।
सेकेंड ऑर्डर का फटाफट लिखो बेटा, फिर मैं लिखवाता हूँ। अब देखिए फॉर सेकेंड ऑर्डर ये तो फिर वही है माइनस डी ए बाय डी टी, और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ऑर्डर हो गया ना 2, तो यहाँ पर ये वही मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड, यहाँ मोल पर लीटर का स्क्वायर। तो अब ये देखो 1 अपॉन सेकेंड मोल पर लीटर, तो अब ये क्या हो जाएगा पर सेकेंड पर मोल लीटर। डन है बच्चों, ऐसे ही आप थर्ड ऑर्डर का भी निकाल लेंगे। क्लियर है? सो देखो आपने मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के साथ आपने डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का के का यूनिट निकाल लिया, तो आप के यूनिट से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है या जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और ऑर्डर निकालने के और भी आपके पास तरीके हैं, और जैसा मैंने आपसे कहा कि ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है दोस्तों, तो थ्योरेटिकली आप गैस तो नहीं लगा सकते, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो रिएक्शन के रेट को समझने के लिए काफी फैक्टर जरूरी हैं। ऑर्डर की बात भी करी, मॉलिक्यूलरिटी की बात भी करी, और हमने ये भी देखा कि कौन कौन से फैक्टर रिएक्शन रेट को भयंकर तरीके से इंपैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर एक चीज और समझनी बहुत जरूरी है भाई, आप अब आ चुके हैं किस हिसाब के साथ, जस्ट अ सेकेंड, अब आप आ चुके हैं इस हिसाब के साथ कि आप ये समझ पा रहे हैं कि रिएक्शन कैसे, हमने देखा कि रेट क्या हो सकती है, रिएक्टेंट का इंपैक्ट क्या है, वेरियस फैक्टर का इंपैक्ट क्या है, टेम्परेचर किस तरह इफेक्ट करेगा। और आगे इस चैप्टर में अरिनियस साहब आएंगे जो अपनी थ्योरीज भी देंगे, और फिर अरिनियस वही इक्विलिब्रियम वाले, और फिर अपनी थ्योरी चिपकाएंगे और बताएंगे किस तरह की रेट का इंपैक्ट होता है। चैप्टर बड़ा मजेदार है, क्वेश्चंस काफी हैं, फिजिकल केमिस्ट्री मस्त चल रहा है, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रो कर चुके हो, और अब आप चल रहे हो आगे किसके लिए, काइनेटिक्स के लिए। बच्चों क्विज आपकी होती रहती है, मैं भी अब काइनेटिक्स की एक क्लास के बाद मैं फिर आपका क्लास के अंदर ही कुछ पूछूंगा आपसे क्वेश्चंस, जैसे हम करते रहते हैं। तो आई होप जो पढ़ा रहा हूँ वो सब समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत उसमें नहीं आ रही है। थोड़ी मेहनत और करो, आज जो पढ़ाया है वो क्लियर है, रेट लॉ से कैसे करा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे निकाली, ये सब क्लियर हो गया होगा आई थिंक, है ना। तो अब हम जस्ट अ सेकेंड, अगली क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा वो भी आपको मैं आइडिया दे दूं। बच्चों ये जो आपने पढ़ा ये डिफरेंशिएशन की बात थी, यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन था, तो ये तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हम कर रहे थे, रेट में किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब हम जो आगे देखेंगे वो हमारा क्या रहेगा, वो हम देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। और फिर वही काइनेटिक की जो मैकेनिज्म्स की थ्योरी है वो देखेंगे। तो क्लासेस आप बड़े लगन से कोशिश करो, अटेंड करो। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप जो आज कराया है वो क्लियर है, एक माइंड में आ जाना चाहिए रेट लॉ क्या था, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, टेम्परेचर किस तरह इफेक्ट करेगा। जरा सोचो ली शैटिलियर के टाइम पे किस तरीके से टेम्परेचर ने इम्पैक्ट किया था। और बच्चों
यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये तो मस्ट है। ऑर्डर क्या होता है बेटा, जैसे मैंने बताया भी दिया, ऑर्डर इफेक्टिवली है जो वो इम्पैक्ट कर रहा है रिएक्शन पे, जिस रिएक्टेंट का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है उसी की हम जो पावर लेंगे तो वही ऑर्डर है। मॉलिक्यूलर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम फिर सारा डिटेल में अगली क्लासेस में लेंगे। सो आई एम डॉक्टर गौरव शर्मा, आज का सेशन आपका लेता हुआ आई होप आज जो पढ़ाया है वो सब क्लियर है। सो दिस इज द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेशन ऑन केमिकल काइनेटिक्स। लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में। जस्ट अ सेकंड, कंट्रोल। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।